नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष द्वितीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य का। निबंध आधुनिक गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये विधा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निबंध हिंदी की नवीनतम विधाओं में महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। निबंध शब्द का अर्थ क्या है? तो निबंध शब्द दो शब्दों का मेल है, नि धन बंध, अर्थात बंधन रहित। या संस्कृत शब्द में इसका व्युत्पत्ति अर्थ है, अगर हम देखें व्युत्पत्ति परक अर्थ को, तो उसका अर्थ है अच्छी तरह से बांधकर विचारों को संग्रहित करना, इकट्ठा करना, जिसमें लेखक की भावमयता अर्थात उसके व्यक्तित्व की भावमयता का भी संकलन हो, वो भी उसमें साथ में मिला हुआ हो। अर्थात निबंध का अर्थ हम उस विधा से लगा सकते हैं जिसमें लेखक बिना किसी बंधन के भावमयता के साथ अपने व्यक्तित्व को विचारों के साथ मिलाकर समन्वित करके किसी विषय का प्रस्तुतिकरण करता है। अब हिंदी में इसका प्रयोग अंग्रेजी के ऐसे शब्द के समानार्थक में के रूप में किया जाता है। ऐसे शब्द का अर्थ भी यदि हम देखें तो उसका अर्थ है विशेष रूप से गठित करना या संगठित करना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि निबंध का अर्थ विचारों को संगठित करते हुए क्रमबद्ध रूप में संपूर्ण भावमयता के साथ प्रस्तुत करना है। अब हिंदी साहित्य में यदि हम देखें तो कब से निबंध देखने को मिलते हैं? तो निबंध विधा का सूत्रपात हमें भारतेंदु युग से मिलता है, यानी भारतेंदु युग से निबंधों की रचना देखी जा सकती है। जैसा कि सभी विद्वानों ने, अधिकांशतः विद्वानों ने भारतेंदु को ही हिंदी निबंध का जनक माना है, परंतु लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी लेखों और निबंधों को अलग अलग भिन्न भिन्न विधा मानते हैं। और उन्होंने कहा है कि भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के अधिकांशतः लेखकों ने जो निबंध लिखे हैं वो लेख ना होकर के, वो निबंध न होकर के उनको लेखों की श्रेणी में रखना अधिक तर्कसंगत होगा। तो वो कहते हैं कि प्रथम निबंधकार यदि हिंदी साहित्य में देखा जाए तो वो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, न कि भारतेंदु। परंतु अधिकांशतः विद्वान भारतेंदु को इन निबंधों का जनक मानते हैं। अब भारतेंदु युग में निबंध विधा के प्रचार प्रसार के कारण क्या थे, उन पर भी एक दृष्टि डालना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग जो है वो न केवल औद्योगिक, न केवल आर्थिक, न केवल सामाजिक, वरन साहित्यिक संक्रमण का भी युग था। साहित्यिक संक्रमण अर्थात विदेशों के साहित्य और हमारे देश के साहित्य का मेल मिलाप हो रहा। तो इस कारण अंग्रेजी साहित्य का संपर्क हमारे साहित्य से हुआ, जिसके कारण वहां की विधाओं को हमने अपनाया। इसी कारण एकांकी, नाटक तथा निबंध, ये सब विधाएं जो है, मूलतः गद्य विधाएं जो है, वो इस युग में अपना आकार ग्रहण करती हैं और धीरे धीरे अपने रूप विन्यास को प्राप्त करते आगे बढ़ती चलती हैं। दूसरा कारण है भारतीय जीवन में नवीन चेतना का उदय। अर्थात भारतीयों में अब पहले की तरह कौन हो हमारे का हानि वाली भावना नहीं रह गई थी। भारत का हर संवेदनशील प्रबुद्ध युवा देश के हर घटना से सरोकार रख रहा था और निबंध इसका एक महत्वपूर्ण साधन था कि जो बड़े बड़े प्रबुद्ध जन हैं, जो लेखक हैं, वो तत्कालीन सामाजिक कारणों को, तत्कालीन समस्याओं को निबंधों के रूप में, विषय के रूप में सामने रखते थे और हर व्यक्ति उनको पढ़ करके उसके पक्ष और विपक्ष में अपने निर्णयों को सामने रख सकता था।
तो इस कारण भी नवीन चेतना के उदय के कारण भी निबंध जो है वो आकार लेने लगा और आगे बढ़ने लगा इस युग में। पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार, चूंकि ये हमारे स्वतंत्रता की पूर्व काल की संध्या थी, अर्थात स्वतंत्रता बिल्कुल मिलने ही वाली थी और उसके लिए आंदोलन बिल्कुल तेजी से चल रहा था। तो इस कारण विभिन्न पत्र और पत्रिकाओं का प्रचार और प्रसार बड़ी तेजी से हुआ था। जैसा हम सभी जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ काल के इस समय में पत्र और पत्रिकाएं स्वदेशी स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम बनकर के उभर रही थी। इसीलिए अंग्रेज सरकार इस तरह के पत्र पत्रिकाओं पर बैन लगा देते थे, उनको रोक देते थे तथा जब्त कर लेते थे उनके साधन। गणेश शंकर विद्यार्थी जी, उन्होंने प्रताप नामक पत्रिका को आगे बढ़ाया, तो कितना लुक कर छिप करके किस तरह से वो फंडिंग करते थे, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते थे और लाभ की आशा से नहीं, सिर्फ भारतीय जनमानस को चैतन्य करने के उद्देश्य से, उनको इस आंदोलन का भाग बनाने के उद्देश्य से वो पत्र पत्रिकाओं को निकालते थे और जन समाज में वितरित करते थे। तो पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार, इसके कारण भी निबंध साहित्य को बनने लगा। युगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति की लालसा, तत्कालीन भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के जो भी लेखक थे, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो भी हमारे भारतीय समाज में कुवृत्तियां घट रही हैं, जो बुराइयां हैं, जो लोगों की स्वार्थपरता है, उनको किसी तरह दूर किया जाए। क्यों? क्योंकि जब तक हम स्वयं अपने दुर्गुणों से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से लड़ने को तैयार नहीं होंगे। जब तक हम स्वयं एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी दूसरे के ऊपर आक्रमण या दूसरे से लोहा लेने का विचार नहीं कर सकते। तो इसलिए युगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति की लालसा, अर्थात जो भी घट रहा था उससे लोगों को अवगत कराना, लोगों के मन में स्वतंत्रता की भूख जगाना, ये सब उद्देश्य भी थे जिनके कारण इस युग में ये विधा आगे बढ़ती चली गई। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण भारतेंदु युग में निबंध नामक विधा का उदय होता है और अचानक ही तेजी से उस विधा का प्रचार प्रसार होता है। वो अपने विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ती जाती है। अब इस युग के निबंधकारों को देखें, भारतेंदु युग के, तो सबसे पहले भारतेंदु, भारतेंदु के बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, ये सब जो है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जिनमें से प्रताप नारायण मिश्र का नाम इनकी व्यंग्यात्मकता के कारण, इनके चुटेलेपन के कारण बहुत अधिक लिया जाता है। अब हम देखते हैं निबंधों के प्रकार के बारे में कि निबंध होते कितनी तरह के हैं। तो निबंधों के प्रकार को दो आधारों पर बांटा गया है। इनमें से पहला आधार है विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु अर्थात निबंधों का जो विषय है उसके आधार पर निबंध दो प्रकार के माने गए हैं, परात्मक या विषय प्रधान निबंध और निजात्मक या व्यक्ति प्रधान निबंध। पहले वर्ग में देखते हैं परात्मक या विषय प्रधान निबंध पुनः दो उपविभागों में विभाजित है। इनके दो उपभेद हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, जिसमें लेखक पूरे विस्तार के वर्णन के साथ विषय वस्तु को सामने लाता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध, जिसमें विवरण अधिक होता है विस्तार की अपेक्षा। किसी भी विषय के बारे में तर्क अधिक दिए जाते हैं। तो ये वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध, ये उपभेद है विषय प्रधान निबंधों के। इसके बाद आते हैं दूसरी तरह के निबंध, निजात्मक या व्यक्ति प्रधान निबंध। तो व्यक्ति प्रधान निबंध जो है वो तीन उपभागों में विभाजित है। इसमें से पहला है विचारात्मक निबंध। व्यक्ति प्रधान निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की बहुत अधिक छाप देखी जाती है। उसमें विषय वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति के विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस कोटि के निबंधों में पहला भाग आता है विचारात्मक निबंध, जिसमें लेखक किसी विचार को लेता है और उसको पूरी भावमयता के साथ, पूरे तर्क वितर्क के साथ प्रस्तुत करने का
प्रयास करता है। इसका दूसरा उपभेद है भावात्मक निबंध। इस कोटि के निबंधों में लेखक काव्यात्मक भाषा में पूरी भावमयता के साथ पूरे उदाहरणों को देते हुए अपनी बात को सामने रखने का प्रयास करता है। भावात्मक निबंधों की कोटि में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय तथा विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद आता है आत्मपरक निबंध। आत्मपरक निबंध अर्थात जिसमें अपनी बात को, अपने सिद्धांत को, अपने मत को पूरी तरह से सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और उसमें उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप देखी जा सकती है, तो ये है आत्मपरक निबंध। तो इस तरह से हम देखते हैं निबंधों के प्रकार के बारे में। अब निबंध शैली के आधार पर निबंध कितने भागों में विभाजित होते हैं। निबंध शैली अर्थात जिस वस्तु विन्यास के आधार पर निबंधों की रचना होती है, शैली। सबसे पहला है समास शैली अर्थात सूत्रात्मक ढंग से संक्षिप्त वर्णन के द्वारा अपनी बात को निबंध में स्पष्ट करना। दूसरी है व्यास शैली अर्थात विस्तृत ढंग से बड़े बड़े वाक्यों में अपनी बात को निबंध में स्पष्ट करना। तीसरी है विवेचन शैली यानी किसी एक बात को रखना, फिर उससे संबंधित तर्क, वितर्क और उदाहरणों के माध्यम से उस बात को पूरे विवेचन के साथ सिद्ध करना विवेचनात्मक शैली के अंतर्गत आता है। इसके बाद है व्यंग शैली, जहां पर निबंधकार व्यंग और चुटीली भाषा के माध्यम से, हंसी मजाक के माध्यम से बड़ी और कड़वी बात, कड़वी चोट जो है वो सामने लाने का प्रयास करता है। ये है व्यंग प्रधान शैली। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अरे ओ मोटे आदमियों, तुम थोड़ा दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से सही तो जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। तो इस तरह से व्यंग प्रधान शैली में निबंधकार हास्य व्यंग के माध्यम से बड़ी से बड़ी, गहरी से गहरी चोट को सामने ला करके निबंध में रखने का प्रयास करते दिखाई देता है। विक्षेप शैली, प्रलाप शैली या आवेग शैली। आवेग शैली यानी भावपूर्ण शैली जिसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। धारा प्रधान शैली जिसमें लगातार एक के बाद तर्क करके विचारों का सगुपन चलता रहता है और भावपूर्ण शैली में निबंधकार अपने निबंध को पूर्ण करता है। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का मेघदूत निबंध, पहली पंक्ति में कहते हैं, कविता कामनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भवन के समान है जिसमें एक से एक उज्जवल रत्न लगे हुए हैं। तो ये हुई धारा प्रधान शैली। तो इस भाग में हमने देखा कि निबंध का अर्थ क्या है, हिंदी साहित्य में निबंध का उद्भव किस काल से होता है, इसके जनक कौन है, निबंधों के उद्भव का कारण क्या था और निबंध कितने प्रकार के हैं। अब अगले भाग में मैं आपको अवगत कराऊंगी कि निबंध के विकास को कितने सोपानों में बांटा गया है, अर्थात निबंध के विकास के प्रमुख युग कौन कौन से हैं, उनका कालक्रम, उनके प्रमुख निबंधकार, उनकी प्रमुख विशेषताएं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।